फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी कि सर विटामिन B12 की डिफिशियंसी और होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में हम इस चीज़ को कैसे समझें। तो देखिए, होम्योपैथी में किसी भी सप्लीमेंट या फिर पेटेंट मेडिसिन या फिर कुछ इस तरह के चीज़ों का जिक्र तो नहीं मिलता है पुराने जो इसमें है, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी में कुछ कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वो इसलिए कि BHMS के बाद एक PGD कोर्स करके आते हैं 6 मंथ का, उसके बाद वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ कुछ मेडिसिन है जो हैं, तो उनमें से कभी कभी वो लोग विटामिन, मल्टीविटामिन, सप्लीमेंट इस तरह के प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन जो क्लासिकल होम्योपैथी है या फिर पुराने ज़माने से, या कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो ऐसे चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं और उसी धारणा पे चलते हुए होम्योपैथी को ही अपने पर्सपेक्टिव में ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे लोगों में क्योंकि इनकी भी 2-3 धाराएँ हैं। अगर होम्योपैथी में देखें तो कुछ एक पी बनर्जी की धाराएँ रही है, और कुछ कुछ जो है सिंगल डोजेस पे, कुछ कुछ विदाउट एक मेडिसिन पे। तो सबकी ये हैं और सब लोग चल रहे हैं और सबकी एक अलग अलग अपना तर्ज है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर हमारे पास आ जाए तो देखिए ये क्रिटिकल चीज़ होती है ना, क्योंकि आप या तो फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में बीमारियों का कुछ ना कुछ रहा हो, दूसरा कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं लंबा समय तक, या फिर आप पूरा 100% वेजिटेरियन है, या फिर आपकी उम्र 50 के पार जा रही है। तो ऐसे केसेस में आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। अब कुछ कुछ नौजवानों में भी देखा जाता है। अब उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो उनके लाइफस्टाइल हो सकते हैं, उनके स्ट्रेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अनहेल्थी डाइट हो सकते हैं। तो अब इनमें अगर केसेस हो जाता है तो आपका क्या चीज़ को टारगेट करती है? देखिए, ये विटामिन B12 3-4 चीज़ों को अहम टारगेट करती है। एक आपके ब्लड, आपके नर्वस सिस्टम, और आपके मेन जो बोन मैरो है, जहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे उसकी वहाँ पे रीजनरेशन होती है, ये ऐसे चीज़ों को टारगेट करती है। अब होम्योपैथी के पास ऐसे ऑप्शंस क्या हैं? तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी डॉक्टर बखूबी जानते हैं कि जब इस चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम उस समय भी चीज़ों को ट्रीट करते थे। अब एक छोटा सा केस आपके सामने मैं यहाँ जिक्र करूँगा। अब उस केस में हम ये समझेंगे कि क्या ये इस चीज़ की कमी अगर आप देखें तो माउथ अल्सर, मुंह में जो अल्सर हुआ करता था बच्चों में, जवानों में, और ख़ास करके इस चीज़ को देखा जाता था कब? तो आप अगर देखें तो ये अक्टूबर से इधर से नवंबर दिसंबर तक ये चीज़ें, बीमारियां आती थी। ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं। तो ये जबकि अब कम हो चुकी है। तो अब इसमें अगर देखें तो कुछ कहते थे कि विटामिन C की कमी से है, लेकिन ये भी तो एक माउथ अल्सर जो होता है ये भी विटामिन B12 की कमी से ही होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे? अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी तो उसमें यूज करते थे मक्सोल, नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक, बोरेक्स, ये तो आप देते ही होंगे। तो यहाँ पे आप क्या समझे? आप यहाँ पे ये चीज़ होता है कि ये, इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन B12, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप ले रहे थे, लेकिन उसका एक सिस्टम जो आपके जो डाइजेशन सिस्टम में था, आपकी जो इंस्टेस्टाइन में था, आपकी जो छोटी आंतों में जो बैक्टीरियाज पड़ा था, ठीक है, उनको आपने इन्हांस किया, और वो उन बैक्टीरियाओं को इन्हांस जब आपने किया, वो अपना सिस्टम जब चलाया, तो फिर उससे आपकी माउथ की अल्सर चली गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उस सप्लीमेंट को नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनको सप्लीमेंट, डॉक्टर उसको कुछ सप्लीमेंट कर देते हैं। अब सप्लीमेंट देखिए, हम लोगों के पास अगर सप्लीमेंट की तो आते हैं प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी से ही उसको ट्रीट करें। अब इनके दूसरे केसेस को अगर हम देखें कि आपके पास एक डिजीज़ आती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़, आपको जैसे एक बीमारी है सीलिया या सीलियक उसको कहा जाता है।
अभी ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी होती है कि जो ग्लूटेन होता है, जो गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इस सब में जो ग्लूटेन होता है ना, ये उनसे अफेक्टेड होती है। आप उसको एलर्जी कह सकते हैं या फिर उसको आप सिलेक बीमारी कह सकते हैं, डिजीज़ कह सकते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इनका क्या होता है कि ये छोटी आंतों को मतलब एक ऐसा सिस्टम में ले जाता है कि आपकी छोटी आंत में जो आप फूड या फिर जो भी भोजन वगैरह लेते हैं उनको न्यूट्रिशन में चेंज करने का काम करता था। तो ये प्रक्रिया को टोटली डिस्ट्रक्ट कर देता है ये ग्लूटेन, ये जो सीलिएक डिजीज़ है। तो इससे आप में क्या हो सकता है, आपको एनीमिया होता है, फिर आपकी ब्लड जो है ना किसी न किसी रास्ते से निकल जाती है, ठीक है। या फिर ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे एक वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है छोटी आंत, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून है, ठीक है। तो आपको विटामिन B12 की कमी से ये भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ कुछ कैसे कैंसर के केसेस में भी विटामिन B12 की कमी से होता है। अब क्या है कि आप कोई पेशेंट है, स्ट्रेस है, डिप्रेस माइंड में रहता है, पता ही नहीं क्या खाना है, क्या जाना है, क्या दिमाग में है, स्ट्रेस में है, सही नींद नहीं है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उसके गट्स ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनको एक समय के बाद 10 साल, 5 साल, 6 साल के बाद उनके जो है ना विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, और वो डिफिशियंसी एक सेपरेशन के कारण एक बीमारी में तब्दील हो जाती है। आपको एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है या फिर उसको हाइपोकॉन्ड्रियम में इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाती है उसको, ठीक है। अब वहाँ अगर हम उसको सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करें तो मुश्किल है कि वो रिकवर करे, क्योंकि वो अब एक मॉडिफिकेशन रूल में चली गई है। तो होम्योपैथी के पास बहुत ऑप्शन है। तो होम्योपैथी के पास ऑप्शन ये है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, आप ले ही रहे हैं, या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको 50-40 के बाद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी विटामिन B12 की। तो उसके लिए यही है कि आप एक्सरसाइज करें, धूप में रहें, स्ट्रेस को मेंटेन करें, हेल्दी लाइफ जिएं, ठीक है, नींद अच्छी लें आप। अब होम्योपैथी में हम देखेंगे तो होम्योपैथी में हमने आपको बताया कि कुछ कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि लोग नक्श भूमिका देते हैं, उनकी विटामिन B12 की डिफिशियंसी कम हो जाती है। कुछ लोग आर्सेनिक देके भी कम हो जाती है, जैसे माउथ अल्सर आपको हमने बताया। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अगर आर्सेनिक, नाइट्रिक एसिड, मक्सोल, बोरेक्स ये सब देते हैं। तो हमारे होम्योपैथी में अगर हम कहें कि विटामिन B12 को अगर हम टारगेट करें तो आपके पास 2-3 मेडिसिन के ऑप्शन हैं। अगर आप उनके काउजेस पे नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम होम्योपैथी के मतलब उसको डायरेक्ट जो इम्यूनोथेरेपी हम कहें या फिर उसको सप्लीमेंट के तौर पर कहें, तो होम्योपैथी के 3 ऐसे मेडिसिन हैं जो डायरेक्टली अगर आप उनको दें तो कुछ हद तक सुधार होती है। अगर 15 to 20 डेज़ अगर सुधार नहीं होती है तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिशनर आपके पास मौका है कि उनको आप रेफ़र करें। आप अल्टरनेट मेडिसिन के ट्रीट ना करके उनको रेफ़र करें, किसी कन्वेंशनल डॉक्टर को दिखाएंगे वो, है ना, वो फिर अपने हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करें। तो अब वो 3 मेडिसिन क्या है होम्योपैथी में जो हम उसको दे सकते हैं, अगर हम दें उसको लोअर पोटेंसी में, ठीक है, तो वो है कोबाल्टम। अब ये कोबाल्टम मेट आता है, कोबाल्टम नाइट्रिक आता है, कोबाल्टम क्लोरोटम आता है, ठीक है। ये 3 ऐसी मेडिसिन है जो लोअर पोटेंसी में अवेलेबल है इंडिया में। और इंडिया में अगर ख़ास देखें तो कोबाल्टम मेट सिर्फ लोअर 3x 6x में अवेलेबल है, बाकी 30-200 6CH ये पोटेंसी में अवेलेबल है। अगर इन मेडिसिनों को अगर आप देते हैं एज ए ऑर्गेनोथेरेपी, एज ए सप्लीमेंट, तो ये किसी भी हद तक आपको ये कंट्रोल कर लेती है उसको। अब इस मेडिसिन का अगर मैट्रिया मेडिका आप देखें तो इनके बारे में चाहे वो बोरिक साहब, आपको क्लार्क और एलन और हियरिंग, लीपी, इनके मैट्रिया मेडिका में 3-4 चीज़ें मिलती हैं। एक मेंटल, आप कोलाबर्टम को पढ़िएगा तो उसमें सीधा दिखेगा कि इनकी मेंटल, फटीग फील होना, है ना, सेक्सुअल या फिर स्पाइनल कोड, वूंड पेन, मतलब वो सारी सिम्टम दिखेगी जो विटामिन B12 की कमी दिखेगी आपको।
बून के केसेस में आपको लुम्बर स्पाइन का केसेस दिखेगा, उसमें साइटिका के केसेस दिखेंगे, ठीक है। उसमें आपको नर्व के केसेस में साइटिका दिखेंगे, आपको स्पॉन्डिलोकॉन्डाइलिटिस देखेंगे, है ना, स्पाइनल कोड के इसमें सिम्टम दिखेंगे, इसको डिजलिंग देखेंगे, ठीक है। फिर इन मेडिसिन का कंपेरिजन नाइट्रोम्यूर से होता है कहीं पे, ठीक है। तो आप जब इन मेडिसिन को देखें, दूसरी बात इस मेडिसिन में ये भी एक खासियत है कि जो हाइपोकॉन्ड्रियम जहाँ पे आप एस्कुलस को इन्फ्लामेशन कंडीशन में देते हैं, अगर जो हाइपोकॉन्ड्रियम का स्टेटस है, अगर वो डीजनरेशन के तरफ गया हुआ है, तो आप लिपि के मेट्रिया मेडिका में देखें या फिर हेयरिंग के मेट्रिया मेडिका में देखें, तो इस चीज़ का साफ जिक्र करते हैं कि इनके जो हाइपोकॉन्ड्रियम में जहाँ पे हेप्टिक सेल डीजनरेशन हो चुका है, तो आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी चर्चाएं बहुत है, अगर केसेस आते हैं तो। अब इसमें से अब फिर दूसरी बात ये भी होती है कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब साइटिका के केस आए, आप क्या यूज करते हैं? आप रास्टॉक देते हैं, कोलोसिन देते हैं, रूटा देते हैं, गनापालम देते हैं, काली कार्ब देते हैं, अमोनिया म्यूर देते हैं, ठीक है। आप इसको तो ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इनको परमानेंट आपको क्योर करना है तो आपके गट्स को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे का कनेक्शन आपके गट से है। अगर आपके गट्स, मान लिया आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मीट मछली ईख फटाई जो भी है आप ये तो ले ही रहे हैं, लेकिन आपके गट्स अगर ख़राब हैं तो वो अगर उसको न्यूट्रिशन में, उसको विटामिन 12 में अगर उसको चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आपको फर्मिटेशन फूड, मान लिया आप वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन है, आप फर्मिटेशन फूड का यूज कर सकते हैं। अब उन फर्मिटेशन फूड में क्या है, तो आप इडली, ये भी एक फर्मिटेटेड फूड है। अचार आप जो खाते हैं ये फर्मिटेशन फूड है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें लैक्टिक एसिड या फिर एसिडिक एसिड बनता है, ठीक है। तो उसमें जब बनता है तो वो आपके अच्छे बैक्टीरिया की खुराक है। तो आप अगर इन चीज़ों को, आप अच्छे बैक्टीरिया की खुराक है, मालूम है, अब बैक्टीरिया आपके मूड को भी रिफ्रेश करता है, बैक्टीरिया आपके नर्वस सिस्टम को भी हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फर्मिटेशन फूड की तरफ जाएं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास तो भरमार पड़ा हुआ है, ठीक है। आप बिनिंग ओल्ड हो रहे हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, होम्योपैथी के मेडिसिन 10-15 दिन ट्राई कर सकते हैं। अगर केसेस में सुधार नहीं आता है तो आपको चाहिए जो प्रैक्टिशनर के, उसको आप रिफ़र करें। अब रिफ़र करें, उनको कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ भेजें, या फिर वहाँ से होके आया है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप मेडिसिन को ट्राई करें, ठीक है। जैसे सिम्टम उसकी आती है, अब विटामिन B12 की सिम्टम है कि उसका मूड स्विंग होता है, तो मूड स्विंग की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हमने आपको तो सिर्फ कोबाल्टम में ही बता दिया, कोबाल्टम मेट में ही दिखा दिया कि इनमें सारी खासियत आपको मिलेगी, लीवर से लेकर एनएस से लेकर स्पाइन, आईज, सारे इस केसेस आपको इसमें दिखेंगे। कोबाल्टम एकमात्र एक ऐसी दवाई है। तो अब इसमें, इस कोबाल्टम में भी 3 कैटेगरीज है, 3 मेडिसिन है, नाइट्रिकम, मेट और क्लोरोटम, ये 3 नाम से आती है। तो आप इनको भी देख सकते हैं। फिर आपके पास वैसे जो पुराने ज़माने में जो आप कर रहे थे ट्रेडिशनल तरीके से, आप मान लिया मुंह ख़राब है तो फिर आप नाइट्रिक एसिड, मक्सोल, बोरेक्स, है ना, आर्सेनिक देते थे। कान बज रहा है तो फिर आप जलसीमियम देते थे। कोई आप पेट खराब हो रहा है तो आप कार्बोबेस देते थे, नक्स भूमिका देते थे, ठीक है। तो आप उसके तरफ भी जाएं, आपके पास ऑप्शन का भरमार है। अब ये बिल्कुल ही अगर एकदम सिवियर कंडीशन में है तो आप 1 घंटा 2 घंटा ट्राई कर सकते हैं। आप सिवियर इमरजेंसी में हैं, ठीक है, तो आप सिवियर इमरजेंसी में हैं तो आपके पास वैसी चीज़ होनी चाहिए। तो आपके पास जब सिवियर इमरजेंसी में, तब किस तरह की इमरजेंसी है आपको, तो आप किसी भी तरह के अगर पेन के केसेस हैं तो आपके पास बहुत सारी मेडिसिन हैं। अगर उसको स्ट्रेस के केसेस हैं तो आपकी भी पास मेडिसिन हैं।
तो अगर आप मान लिया किसी को स्ट्रेस है, अब बी विटामिन 12 का आप उसको सप्लीमेंट देते जा रहे हैं, फिर भी उसको काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास है कि उसके जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनको आप नज़रअंदाज ना करें। किसी पेशेंट को है, मेरे पास आज एडिनो कार्सिनोमा के एक पेशेंट आए थे, उनके 2 बेटे डेथ कर गए जवानी में, अब उनको कैंसर हो चुका है, 2nd स्टेज ग्रेड है, ठीक है, और लेकिन उसको बी विटामिन 12 की बहुत डिफिशेंसी है। आप उसको कैंसर महावीर हॉस्पिटल ले गया, उसको जो है ना वहाँ पे केमो नहीं चलेगा, उसको बहुत ही वीक हो चुका है। तो अब हम उस समय जो हम स्टार्ट करते हैं, वो जो मेडिकेशन दिया था हमने उसके दिए, लेकिन हम वहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है आज के केसेस में हमने उसको इग्नेशिया को हमने प्रिस्क्राइब कराया और एसिड फोर्स को, वो इसलिए कि उसके जो सप्रेशन है, अब उसको दुख है तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को भी तो हम देखें। तो आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को अगर देखिएगा, कोई महिलाएं हैं बी विटामिन 12 की डिफिशिएंसी है, उसको दिख रही है आपको, तो आपको क्या चाहिए? आप इग्नेशिया को देखें, आप नाइट्रम्यूर को देखें, आप स्टेफगरिया को देखें। इन मेडिसिनों को अगर आप देखिएगा, जो उसके ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो उनके बीच, उनके और वो विटामिन के बीच में, जो उनको विटामिन में तब्दील होने नहीं देते, उसको जो न्यूट्रिशन को चेंज होने नहीं देता था, जिसकी वजह से उसके माइंड में एक चीज़ बनी रहती है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ये मेडिसिनें दूर करेगी। तो जब ये मेडिसिनें दूर करेगी, फिर आप कोई दूसरा जब मेडिसिन देंगे, चाहे मेटाबॉलिक रिलेटेड से हो, ठीक है, या फिर उनके अदर सिम्टम से हो, ये उनके काम करना शुरू कर देगी। अब कोई महिला आपको साइटिका पेन लेके आया, आप पेशेंट आपको कह रहा है कि सोने से दर्द होता है हमको, बाकी दिन में चलें आप करें कुछ भी नहीं है, आपके पास मेडिसिन है अमोनिया म्यूर, आप अमोनिया म्यूर जैसे ही दीजिएगा, उनको काम ऑटोमेटिक करना ही करना है। फिर वो पेशेंट करता है कि दवाई जब तक लिए तो ठीक है, फिर आ गया, तो आपको जानना चाहिए कि उसके ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपको ये चीज़ टारगेट करना पड़ेगा कि क्या सप्रेशन है, क्या इनको इमोशन कुछ है, या कुछ ऐसी चीज़ें इनके ऑब्स्ट्रक्शन छूट रहे हैं। तो आप इन 3 मेडिसिनों में देखें कि इग्नेशिया है, नाइट्रम्यूर है, या स्टेफगरिया है, या कालीफोस है। तो इन मेडिसिनों में अगर आप इनको देखेंगे, फिर आप अगर अमोनिया म्यूर दें, तो फिर वो मेडिसिन आपको सिंगल डोज काफ़ी बन जाएगी आपके लिए। तो आप कोशिश ये करें कि हमेशा केसेस को जो है ना, एक मतलब आप अगर लें तो एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक ऐसे लें कि आप उनके ऑब्स्ट्रक्शन को देखें। बहुत सारे लोगों को हमने तो एक बार न्यूज़ में सुना था, गौतम गंभीर है ना, और क्या नाम है, कपिल शर्मा, इन लोगों को भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी थी। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने के लिए, ठीक है। बस मैंने जो आपको बताया, फिर मैं इसके ऊपर मैं सीरीज करूँगा कि हर एक बीमारी का, मैं आपसे वादा तो किया हूँ कि मैं कोशिश ये करूँगा कि हर एक बीमारी का जो डिटेल है, और होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव में हम एक चीज़ पे हमेशा एकदम ऐसे चर्चा करते जा रहे हैं। तो ये था विटामिन B12 और उनसे रिलेटेड मेडिसिन। थैंक यू, धन्यवाद।